हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा फोर्थ एंड लास्ट सैम्पल पेपर। यस, इससे पहले हम 3 सैम्पल पेपर ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं, जाके पहले उन्हें देखिए, क्योंकि आई वांट 17 मई को जो आपका बिजनेस स्टडीज का एग्जाम होने वाला है उसमें सब बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें। ठीक है, तो ये सैम्पल पेपर 4th नंबर पे आएगा। इसके बाद मैं आप लोगों के लाऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, उनका सॉल्यूशन आएगा बेसिकली अलग अलग सेट्स का। ठीक है, तो वो वाली वीडियोस भी देखनी है। एंड लास्टली मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज लेके आने वाली हूँ, तो उसका भी इंतजार करना है। ओके, चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है केस बेस्ड क्वेश्चन। ये बोलते हैं, Hands Limited was started to manufacture hand sanitizers during the time of pandemic. They established factory near Noida in Uttar Pradesh. The top management of company decided to put up a notice on the notice board outside the factory specifying the details of the jobs available. थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा, हर लाइन में कोई क्वेश्चन का आंसर छुपा हो सकता है। In this manner, they were able to hire quickly. Since it was the time when COVID-19 cases were rising, they decided to first get the newly recruits tested. They were inducted only if they tested negative for COVID-19. To train the workers, they decided a framework in which trainee works under the guidance of a master worker who would guide the trainee and help them in learning the job. Once the trainee has learned the job, the master would just observe and instruct him at work to ensure that they are working as per plans. चलिए मैं आपको पूरी हिंदी समझाती हूँ इस केस बेस्ड क्वेश्चन की। देखिए, ये थोड़ा सा नया नेचर का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये कोविड से रिलेटेड है। तो ये बोल रहे हैं कि हैंड्स लिमिटेड करके एक कंपनी थी जिसने हैंड सैनिटाइजर्स बनाना शुरू किया पेंडेमिक के टाइम पे। दे एस्टेब्लिश फैक्ट्री नियर नोएडा। उन्होंने उत्तर प्रदेश नोएडा में के आसपास फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करने शुरू किया। ठीक है, एक बार मैं आपको कर्सर वो कर देती हूँ। नोएडा में इन्होंने फैक्ट्री लगाना शुरू किया, मतलब फैक्ट्री शुरू की। द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू पुट अप अ नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड। टॉप मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया कि नोटिस बोर्ड पे वो एक नोटिस लगाएंगे कि हमारे यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ की वैकेंसी है, ये पर्टिकुलर जॉब्स अवेलेबल हैं और डिटेल्स लिखी जाएंगी जॉब की। इन दिस मैनर दे वर एबल टू हायर क्विकली। इस वजह से वो आराम से हायर कर पाए थे, क्विकली हायर कर पाए थे। बट क्योंकि कोविड-19 का टाइम था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बेसिक वो रखी कि ये सबके पहले टेस्ट करवा रहे थे और जो जो नेगेटिव आ रहे थे कोविड-19 के उसमें, उनको ही हायर कर रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने ट्रेनिंग के बारे में सोचा। तो वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए इन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसमें इन्होंने एक मास्टर वर्कर हायर किया, जिसके गाइडेंस के अंदर ये लोग क्या करेंगे, ट्रेनिंग को पूरी चीज़ें सिखाएंगे और फिर उनके बाद उनसे काम कराएंगे। वंस द ट्रेनी हैज़ लर्न द जॉब, द मास्टर वुड जस्ट ऑब्जर्व एंड इंस्ट्रक्ट हिम। एक बार ट्रेनी अपना पूरा काम सीख गया, उसके बाद मास्टर सिर्फ दूर बैठ के उन्हें ऑब्जर्व करेगा और कहीं वो कुछ गलती कर रहे होंगे तो उनको सुधारेगा। तो बेसिकली क्या है, कोविड-19 का टाइम है, हैंड सैनिटाइजर्स बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री लगी है। कहाँ लगी है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में लगी है। एंड यहाँ पे हायरिंग कुछ इस प्रकार से हो रही है कि कंपनी के बाहर पोस्टर लगा दिए जाते हैं कि हमारे यहाँ पे ये जॉब वैकेंट है, अगर आपको अप्लाई करना है तो कर लो। तो इससे बहुत फास्टली वहाँ पे क्या हो गई है, वैकेंसी फिल हो गई है। बस ये एक चीज़ कर रहे हैं कि किसी को भी हायर करने से पहले उनका टेस्ट कर रहे हैं कोविड-19 का, और अगर कोई इंसान उस टेस्ट को क्लियर कर पा रहा है, मतलब पॉजिटिव नहीं आया है, नेगेटिव आया है, सिर्फ उसे ही हायर किया जा रहा है। जो पॉजिटिव आ रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको क्यों हायर करेंगे भैया। उसके साथ साथ ट्रेनिंग वाले एस्पेक्ट पे बात की गई है कि एक मास्टर वर्कर रखा हुआ है जिसके गाइडेंस के अंदर सबको ट्रेन किया जा रहा है। एंड देन ये मतलब एक बार सारे लोग सब कुछ सीख जाएं, उसके बाद वो मास्टर वर्कर क्या करेगा, साइड में बैठेगा, सबको ऑब्जर्व करेगा और कोई कहीं गलती कर रहा होगा तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है, तो ये पूरा क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। MCQ पूछे गए हैं इससे। फर्स्ट MCQ है, विच मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट वॉज यूज्ड बाय द कंपनी। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का कौन से वाला मेथड इस कंपनी ने इस्तेमाल किया है। फर्स्ट इज कैजुअल कॉलर, सेकेंड इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, थर्ड इज एडवर्टीजमेंट, फोर्थ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी कि ये कंपनी अपने कंपनी के बाहर एक पोस्ट लगा रही है जिसमें वो लिख रही है कौन कौन सी जॉब वैकेंट है और डिटेल्स मेंशन कर रही है जॉब की। तो ये किस नेचर का रिक्रूटमेंट होता है?
भैया बाहर से लोग आ रहे हैं तो वो एक्सटर्नल तो है, लेकिन एक्सटर्नल में भी तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कौन से वाला है? दिस इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जब हम डायरेक्टली अपने ऑफिस के बाहर ही पब्लिश कर देते हैं कि ये वैकेंसी है, अप्लाई करना है तो फटाफट आ जाओ, तो इसे क्या बोला जाता है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोला जाता है। आई होप इसमें कोई किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। इट सेज व्हिच स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज हाईलाइटेड इन द टेक्स्ट? कौन सा मतलब स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस का हाईलाइट किया गया है टेक्स्ट में? सिलेक्शन प्रोसेस एकदम याद करो क्या क्या था उसमें स्टेप्स, और उसके बाद आपको यहाँ वाले उसमें याद करना है कि कौन सा वाला स्टेप मेंशन था यहाँ पे। फर्स्ट लिखा हुआ है सिलेक्शन डिसीजन, सेकंड लिखा हुआ है जॉब ऑफर, थर्ड लिखा हुआ है मेडिकल एग्जामिनेशन, फोर्थ लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब मैं आपको यहाँ पे हिंट दूँ। हिंट ये है कि सबका कोविड-19 का टेस्ट हुआ था, और जो लोग पॉजिटिव आ रहे थे उनको नहीं रख रहे थे, जो लोग नेगेटिव आ रहे थे उनको रखा जा रहा था। क्या हुआ था? टेस्ट हुआ था। ये किस में आएगा? दिस विल कम अंडर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। पहले तो आप लोग कोशिश किया करो खुद ही आंसर करने की, जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखाई देता है पॉज कर लिया करो वीडियो और उसके बाद प्ले करके देखा करो कि मैं वही आंसर बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ। इससे समझ में आ जाएगा तुम्हारी प्रैक्टिस कितने अच्छे तरीके से हुई है, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। इट सेज व्हिच मेथड ऑफ ट्रेनिंग वाज यूज्ड बाय कंपनी? कंपनी द्वारा कौन सा मेथड ऑफ ट्रेनिंग इस्तेमाल किया गया है? ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या इंटर्नशिप ट्रेनिंग? बताइए ट्रेनिंग कैसे हो रही थी? एक मास्टर था, वो मास्टर देख रहा था, सबको गाइड कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, ऐसे हुई थी ना। ये कौन से वाली होती है? इज इट ओरिएंटेशन? नो। इज इट वेस्टिब्यूल? नो। इज इट इंटर्नशिप? नो। दैट्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग में हमने पढ़ा हुआ है, अगर याद नहीं है फट से जाके वीडियो देख लो, रिवाइज कर लो कॉन्सेप्ट को। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। इट सेज व्हिच एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग वाज परफॉर्म्ड बाय मास्टर वर्कर? मास्टर वर्कर द्वारा कौन सा एलिमेंट डायरेक्टिंग का परफॉर्म किया गया है? ठीक है, डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? चारों ही लिखे हुए हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। अब आपको बताना है मास्टर वर्कर द्वारा कौन से वाला एलिमेंट इस्तेमाल किया गया था, एग्जीक्यूट किया गया था। क्या लिखा हुआ था कि मास्टर वर्कर दूर से बैठ के देखेगा, आपको ऑब्जर्व करेगा, मॉनिटर करेगा। देखा था ना? तो कौन से वाला है? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। आंसर इज सुपरविजन, क्योंकि नज़र रखना किस में आता है? सुपरविजन में आता है। मॉनिटरिंग किस में आता है? सुपरविजन में आता है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। आई होप ये चारों क्वेश्चन आपके सही होंगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से ये चैप्टर पढ़ाए हुए हैं और आपको ये क्वेश्चन बनने चाहिए, बिकॉज बहुत बेसिक नेचर के हैं। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्या बोलता है? Krishna Steel Limited is a large and credit-worthy company manufacturing steel for the Indian market. It now wants to cater to the Asian market and decides to invest in new high-tech machines. Since the investment is large, it requires long-term finance. It decides to raise funds by issuing equity shares. The issue of equity shares involves huge flotation cost. To meet the expenses of flotation cost, the company decides to tap the money market. क्या बोल रहे हैं? कृष्णा स्टील लिमिटेड जो है वो एक बहुत बड़ी और क्रेडिट वर्दी कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है स्टील इंडियन मार्केट के लिए। इट नाउ वॉन्ट्स टू कैटर टू द एशियन मार्केट्स। अब ये अपना अरेना बढ़ाना चाहती है और इंडियन मार्केट से पहुंचना चाहती है या एशियन मार्केट पे, ठीक है। एंड डिसाइड्स टू इन्वेस्ट इन न्यू हाईटेक मशीन्स, और ये डिसाइड करती है कि हम हाईटेक मशीन्स मतलब लेके आएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। सिंस द इन्वेस्टमेंट इज लार्ज, क्योंकि हाईटेक मशीन्स फ्री में तो आ नहीं जाती हैं, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, तो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है, तो इनको लॉन्ग टर्म फाइनेंस की आवश्यकता है, ठीक है। इट डिसाइड्स टू रेज फंड्स बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये फंड्स रेज करेंगे इक्विटी शेयर्स इशू करके। लेकिन हम सबको पता है कि इक्विटी शेयर्स जब भी हम इशू करते हैं तो हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत आ जाती है। बताया ना, वो किसी भी सोर्स से पैसा रेज करने के लिए कुछ पैसा स्पेंड करना पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। तो फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए अब ये जा रहे हैं मनी मार्केट में। हम सबको पता है मार्केट के 2 सेगमेंट्स होते हैं, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट डील करता है लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस में
और मनी मार्केट डील करता है शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस में, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन का रहता है, 1 साल के अंदर अंदर इसको खत्म करना पड़ता है, जबकि कैपिटल मार्केट मीडियम और लॉन्ग दोनों के लिए रहता है। ठीक है, तो इनको यहाँ से पैसा रेज करना है हाईटेक मशीन्स के लिए, लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए पैसा यहाँ से रेज करना चाह रहे हैं। आया समझ? और अगर आपने पिछले सैम्पल पेपर्स देखे होंगे तो इस नेचर का एक क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, कैपिटल नेचर, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट से रिलेटेड, तो इन दोनों ही एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। चलिए, 5th क्वेश्चन इससे जो पूछा गया है वो है नेम द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट दैट द कंपनी कैन यूज फॉर द अबव पर्पस। आपको मनी मार्केट का वो इंस्ट्रूमेंट बताना है जो कि कंपनी इस्तेमाल कर सकती है इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है कॉल मनी, सेकंड है ट्रेजरी बिल, थर्ड है कमर्शियल पेपर, फोर्थ है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। देखो वैसे तो ना तुम्हें केस में ही एक ऑप्शन मिल जाएगा जहां से देख के तुम पहचान सकते हो यहाँ का आंसर क्या होगा, बट फिर भी थोड़ी सी कॉमन सेंस भी लगा सकते हो अगर तुम्हें केस में नहीं दिखे ऐसा कोई वर्ड। अब ये सोचना, ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करता है? क्या ये कंपनी उनसे एसोसिएटेड है? कॉल मनी कौन इशू करता है? क्या ये कंपनी उनसे एसोसिएटेड है? सोच के देखना एक बार। और उसके बाद मैं आपको एक हिंट और दे देती हूँ कि आपको फर्स्ट लाइन में ही अपना एक ऐसा वर्ड मिल जाएगा, और जो कि अभी हाईलाइटेड भी है, थोड़ा सा एक और हिंट मिल गया साथ में तुम्हें, और यहाँ से पहचान के तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कृष्णा लिमिटेड क्या है? एक लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी है, और मैं हमेशा जब भी कमर्शियल पेपर आपको पढ़ाती थी हमेशा आपको बोलती थी क्रेडिट वर्दी कंपनी याद रखना, यही कीवर्ड है जिससे आप कमर्शियल पेपर को पहचान सकते हो। तो यस इंडीड द आंसर विल बी कमर्शियल पेपर। ये कंपनी मनी मार्केट के कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेगी फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए? ये यूज़ करेगी कमर्शियल पेपर को। रीज़न ये है कि कमर्शियल पेपर क्रेडिट वर्दी कंपनीज को ईजिली इशू करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर विच द कंपनी कैन गेट फंड्स थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट। भैया कमर्शियल पेपर का टाइम ड्यूरेशन याद करो, क्या है? बहुत सिंपल है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। 15 days to 1 year will be the correct answer। एक्चुअली यहाँ पे ना बी और सी दोनों ऑप्शन सेम लिखे हुए हैं, मिस प्रिंटिंग है शायद कुछ, बट सी विल बी द करेक्ट आंसर 15 days to 1 year। अगर पेपर में भी ऐसा कुछ आता है आप एक को मार्क कर दोगे, दूसरा मतलब बाय डिफॉल्ट तुम्हारा सही आ जाएगा आंसर। ठीक है, देख लो एक बार दोबारा से मैं क्या बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, दोनों ऑप्शन सेम है, तो कई बार हो जाता है बच्चा सेकंड वाला मार्क कर देता है, कई बार हो जाता है थर्ड वाला मार्क कर देता है। अगर ऐसी मिस प्रिंटिंग होगी तो दोनों में ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन तो सेम ही है। चलिए क्वेश्चन 7, स्टेट एनी अदर पर्पस फॉर विच दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड। आपको कोई ऐसा और पर्पस बताना है जिसके लिए इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है। किस इंस्ट्रूमेंट को? जो कि फर्स्ट का आंसर था। फर्स्ट का आंसर क्या था? कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर को आप कौन कौन से और पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो? इट कैन बी यूज फॉर सीजनल कैपिटल नीड, इट कैन बी यूज फॉर वर्किंग कैपिटल नीड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। बताइए किस और चीज़ के लिए इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को आप इस्तेमाल कर सकते हो? एंड द आंसर इज बोथ ए एंड बी। आप इसे सीजनल कैपिटल नीड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और वर्किंग कैपिटल नीड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो आंसर क्या होगा आपका? बोथ ए एंड बी, मतलब सी ऑप्शन आपका सही होगा। अब ये बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द मार्केट कृष्णा स्टील लिमिटेड विल लुक फॉर रेजिंग फंड्स। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। अब मैं एक आपको रिमाइंड करा देती हूँ कुछ। एक होता है मनी मार्केट जिसमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फंड्स मिल सकते हैं, एक होता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में भी दो सेगमेंट्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। जो फर्स्ट टाइम इश्यूज होते हैं शेयर्स वगैरह के वो जाते हैं प्राइमरी मार्केट में, जबकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो ट्रेडिंग होती है सिक्योरिटीज़ की वो आती है सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, वो कहाँ आती है? सेकेंडरी मार्केट में आती है। सो ऐसे में आप ये देखिए कि अब ये कंपनी इशू कर रही है शेयर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि इनको हाईटेक मशीनरी खरीदनी है। तो ये कौन से वाली मार्केट में जाएंगे? ये जाएंगे हमारे प्राइमरी मार्केट में, क्योंकि फर्स्ट इश्यूज हमेशा प्राइमरी मार्केट में आता है। ठीक है, चलिए सो 8th का आंसर हो गया ए।
9 से शुरू हो रहे हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अभी तक केस बेस्ड क्वेश्चन थे जिसमें एमसीक्यू पूछे गए थे। नाउ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसमें 3 मार्क्स के, सैम्पल पेपर में यूजुअली 3 मार्क्स के हैं, आपको पेपर में देखना पड़ेगा कितने मार्क्स के होंगे, और जितना भी 3 मार्क्स में आपको लगता है अप्रोप्रिएट है इतना लिखना, उतना लिख के आइएगा, ठीक है। यहाँ ना इंटरनल चॉइसेस भी दी हुई हैं, हो सकता है पेपर में दी हूँ, हो सकता है नहीं भी दी हूँ। तो इंटरनल चॉइस का मतलब ये होता है या तो ये करना है आपको या तो ये करना है, दोनों मत करके आना। एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। आपको 2 ये मेथड्स दिए हुए हैं ट्रेनिंग के जिसको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, सेकेंड है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। और में दिया हुआ है व्हाई रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस व्हेयरएज सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। क्यों रिक्रूटमेंट को एक पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है जबकि सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। देखिए ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये आपके बुक में भी लिखा हुआ था और इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए आपको रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से ध्यान में बैठा होना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हम शुरू करेंगे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप ट्रेनिंग से। It says, in vestibule training, employees learn their job on the equipment they will be using. An actual work environment is created in a classroom which is away from the actual work floor. मतलब आपको एक्चुअली फैक्ट्री में नहीं लेके जा रहे हैं, आपको क्लासरूम में रख रहे हैं, लेकिन क्लासरूम में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है, एक ऐसा सिस्टम लगा दिया गया है जिसमें आपको बिल्कुल फैक्ट्री जैसा ही फील आएगा। मतलब अगर मान लीजिए मुझे पीसी यूज़ करना है तो पीसी का एक ढांचा बना दिया जिसमें कुछ फीडिंग कर दी है, जिसमें आप बेसिक जो भी फंक्शन होगा वो परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सीख रहे हो और उसके बाद आप एग्जीक्यूट करोगे उसे फैक्ट्री में जाके। तो एग्जैक्टली आपको फील पहले से ही आ जाएगा कि फैक्ट्री कुछ इस तरीके से दिखने वाली है, इस तरीके से मैं कुछ काम करने वाला हूँ, एंड देन अल्टीमेटली आपको फैक्ट्री ले जाया जाएगा और वहाँ पे काम करवाया जाएगा, ठीक है। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में बेसिकली क्लासरूम में एक ऐसा एनवायरनमेंट सेट कर दिया जाता है जो बिल्कुल फैक्ट्री जैसा दिखता है, वैसे ही इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं, सब कुछ वैसे ही सिखाया जाता है, लेकिन ये फैक्ट्री से बहुत दूर होता है, फैक्ट्री के अंदर नहीं सिखा रहे हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। इंटर्नशिप में बोलते हैं इट इज अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड बिजनेस फर्म्स इम्पार्ट ट्रेनिंग टू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स टू गेन प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस। ये बेसिकली एक जॉइंट प्रोग्राम होता है किसके किसके बीच में, एजुकेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस फर्म्स के बीच में, जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो भी आपको सिखाया जाता है वो बिजनेस फर्म्स में जाके आप एग्जीक्यूट करते हैं, थोड़ा बहुत सीखते हैं, थोड़ा बहुत आपको स्टाइफंड वाइफंड मिलता है और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ से मिल जाती है, प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस आपको वहां से मिल जाता है, ठीक है। सेकंड था हमारा क्या कि सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है वेयरएज रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। ये मैं आपको वैसे बता देती हूँ। देखिए रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, लोगों को इन्फॉर्म करना कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी है और उन्हें इंड्यूस करना कि आइए हमारे यहाँ पे अप्लाई कीजिए, राइट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, लोगों को बताना हमारे यहाँ पे वैकेंसी है और उन्हें इंड्यूस करना आइए हमारे यहाँ पे अप्लाई कीजिए। मतलब यहाँ पे आप लोगों को एक खुशखबरी दे रहे हैं कि देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है, आइए 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 आइए, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिक्रूटमेंट वाला चीज़। सिलेक्शन में क्या होता है, जो लोग आते हैं यहाँ पे बुला रहे हैं हम उन्हें, ठीक है। सिलेक्शन में जो लोग आते हैं उनमें से हम बेस्ट वन चूज करके बाकी सबको घर भेज देते हैं, तो लोग मायूस होके जाएंगे, तो थोड़ा नेगेटिव प्रोसेस हो जाएगा। पॉजिटिव में हम उनको खुशखबरी दे रहे हैं कि आओ 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 हमारे यहाँ पे वैकेंसी है, वो खुश होके आ रहे हैं कि शायद अब हमारी किस्मत चेंज हो सकती है। और सिलेक्शन में हम उनमें से एक बेस्ट सेलेक्ट करके बाकी सबको टाटा बाय बाय कर रहे हैं, मतलब सब लोग अपने घर जा रहे हैं, दुखी मन के साथ घर जा रहे हैं बिकॉज उनको जॉब नहीं मिली है, तो वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये बोलते हैं yes as selection is choosing from among the candidates the ones who best meet a position's requirement and eliminating the ones who are not suitable. To achieve this target candidates are required to take a series of tests and interviews in different stages. At each stage many candidates are eliminated and only a few candidates move on to the next stage. The process of elimination continues till the right ones are finalized. The above scenario clearly establishes the fact that the selection is the process through which unsuitable candidates are rejected and suitable ones are chosen, therefore it is regarded as a negative process. और इसका उल्टा हो जाएगा कि भैया रिक्रूटमेंट में क्योंकि हम बुला रहे होते हैं तो वो पॉजिटिव कहलाई जाती है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट पे जाने से पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय देती हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट स्क्रीनशॉट सिर्फ और सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए लीजिएगा। आपको सेम आंसर चिपका के नहीं आना है, आपको अपना खुद के वर्ड्स में आंसर लिख के आना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको खुद अपना आंसर लिख के आना है, सेम नहीं चिपकाना है। इसका भी आंसर वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये बोलता है एवरी एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज इनिशिएटेड थ्रू डायरेक्टिंग। एक और सैम्पल पेपर में आ चुका है। हर एक एक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो इनिशिएट होता है कहाँ से? डायरेक्टिंग में। एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। आपको डायरेक्टिंग के 3 इंपॉर्टेंस बताने हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की लाइट में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है Vidisha was a regional sales manager in Goodluck Garments Limited for 10 years. On the retirement of the marketing manager, Vidisha applied for the same post as she was extremely ambitious and had dedicated all her energies to obtain the post of marketing manager. However, the top management of the company decided to fill this post by selecting a better person from outside the company. Because of this, Vidisha was heartbroken and her performance declined. When the new marketing manager joined, one of her major problems was how to motivate and inspire Vidisha to her former level of performance. Suggest any 3 non-financial incentives that the new marketing manager may use to motivate Vidisha. Okay, so ये बोलते हैं, ये वाली जो स्टोरी है ना, ये बहुत पुरानी है, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, अलग अलग नाम से हम पढ़ चुके हैं। यहाँ नाम इस्तेमाल किया है विदिशा का। तो विदिशा क्या है? एक रीजनल सेल्स मैनेजर है गुडलक गारमेंट्स लिमिटेड कंपनी में पिछले 10 सालों से। अब क्या हुआ कि मार्केटिंग मैनेजर जो है वहाँ की वो रिटायर हो रहे हैं और उनकी पोस्ट वैकेंट हो रही है, जिसके लिए विदिशा ने अप्लाई किया थिंकिंग ये पोस्ट तो मुझे मिलेगी क्योंकि मैं बहुत एम्बिशियस हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, कंपनी ने बाहर से किसी को हायर कर लिया फॉर द सेम पोस्ट और उनको रख लिया उस पर्टिकुलर पोजीशन पे। इसकी वजह से विदिशा जो कि सोच के बैठी हुई थी कि ये पोस्ट तो मुझे ही मिलने वाली है, वो बहुत ज़्यादा उदास हो गई बिकॉज शी वाज एक्सपेक्टिंग कि वो पोस्ट उसको मिलेगी, बट वो नहीं मिली उसको। तो उदास हो गई तो उसकी परफॉर्मेंस ख़राब होने लगी। जब परफॉर्मेंस ख़राब हुई तो जो नया बंदा आया था या नई बंदी जो आई थी, उसके लिए मेजर चैलेंज यही था कि कैसे विदिशा को अपनी पुरानी वाली परफॉर्मेंस लेवल पे लाया जाए। आपको कोई भी 3 नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बताने हैं जो कि न्यू मार्केटिंग मैनेजर को इस्तेमाल करने चाहिए विदिशा को उसके दोबारा से सेम लेवल पे लाने के लिए। सो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज कि कोई भी 3 ऐसे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में बताइए जो कि विदिशा को उसकी पास्ट रिकॉर्ड पे वापस ला सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स द क्वेश्चन, लेट्स सी द आंसर नाउ। देखिए, डायरेक्टिंग के बारे में जो बोला है वो बोलते हैं इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये तो मैंने आपको पहले भी और बहुत बार बताया, मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन हैं उनमें सेम लाइन आप चिपका सकते हैं कि ये सारे हम करते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। सेकेंड है इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकें। फिर है इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़। ये एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। इट फैसिलिटेट्स चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसकी वजह से हम ऑर्गेनाइजेशन में चेंज फैसिलिटेट कर सकते हैं। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ये सब कैसे होता है? ये सब ऐसे होता है कि डायरेक्टिंग में हम 4 एलिमेंट्स देखते हैं। वन इज लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, सुपरविजन। इन चारों एलिमेंट से हम बहुत सारे फंक्शंस अचीव कर सकते हैं। लाइक अगर मान लीजिए किसी का काम में मन नहीं लग रहा है, कोई ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उनको प्रॉपरली लीड करके, मोटिवेट करके हम आगे बढ़ने के लिए उनको उत्सुक कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो हम अचीव कर पाएंगे। कोई इंसान चेंज को रेसिस्ट कर रहा है, कोई इंसान को नहीं चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आए, तो उसको उस चेंज के बेनिफिट समझा के उस चेंज के लिए उसको तैयार करके हम कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आराम से फैसिलिटेट कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जब भी इंस्टेबिलिटी आने लगती है, लोग मतलब क्योटिक सिचुएशन क्रिएट करने लग जाते हैं, तो वहाँ पे हम उन लोगों को हर एक चीज़ मतलब चारों एलिमेंट्स इस्तेमाल करके डायरेक्टिंग के थोड़ा सा स्टेबल बना सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से पॉसिबल है? डायरेक्टिंग की वजह से पॉसिबल है। तभी हम बोलते हैं कि डायरेक्टिंग बेसिकली इनिशिएट करता है एक्शन ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। एक यहाँ पे पॉइंट और भी लिखा जा सकता था, दैट वाज डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, मतलब इससे पहले जो भी स्टेप्स होते हैं, लाइक प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग होती है, उन सब में हम दिमाग लगा रहे होते हैं कि हमें करना क्या है, लेकिन एग्जैक्टली करना जो होता है ना, जो हम करते हैं, मतलब हमारा जो काम होता है वो हम डायरेक्टिंग में ही करते हैं, तो वो चीज़ आ जाती है। फिर है विदिशा वाला केस। विदिशा वाला केस में था कि विदिशा को कैसे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देके हम उसको थोड़ा सा वो कर सकते हैं, व्हाट वी कॉल इट, इंस्पायर कर सकते हैं या उसकी परफॉर्मेंस वाले लेवल पे दोबारा से ला सकते हैं। तो फर्स्ट है जॉब एनरिचमेंट, मतलब उसको उस नेचर का काम दो, उसको कॉम्प्लेक्स नेचर का काम दो, उसकी जॉब में वैरायटी लाओ। मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी काम बहुत सिंपल होता है तो उसको हम करते करते बोर हो जाते हैं, लेकिन उस सिंपल टास्क में कॉम्प्लेक्सिटीज़ ला दो, बढ़िया बढ़िया चीज़ें, इंटेंस चीज़ें ला दो, ताकि इंसान को दिमाग खर्च करना पड़े, ताकि उसको बहुत सोच विचार के फैसला लेना पड़े, ताकि उसको बहुत काम करना पड़े और उसकी वजह से वो मतलब वो काम कंप्लीट हो पाए। तो ऐसे जब आप उसको काम दोगे इस नेचर का, तो उसको फील होगी अपनी वैल्यू कि देखो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में मुझे उस नेचर का काम मिला है जिसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि मैं उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हैंडल कर सकती हूँ, तो यहाँ से उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट होगा। सेकेंड है एम्प्लॉय रिकग्निशन और प्रोग्राम्स। ऐसे कुछ प्रोग्राम्स अरेंज करो जिसमें एम्प्लॉयज़ को रिकग्नाइज किया जाए। जैसे मान लीजिए किसी का परफॉर्मेंस अच्छा लगता है तो उसे सबके सामने प्रेज करो कि भैया तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हारी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को इतना मुनाफा हुआ है। अगर ऐसा सब करोगे, अगेन इससे क्या होगा, विदिशा का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्टअप होगा। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, जब भी कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो एम्प्लॉय से पूछो उनका ओपिनियन क्या है, उनसे पूछो कि तुम क्या समझते हो, तुम क्या सोचते हो इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। जब वो बताएगा कि मैं ये सोचता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं वैसा सोचता हूँ, तो इन सब सिनारियों में आपको पता चलेगा कि भाई आपको क्या पता चलेगा, उनको ये लगेगा कि हमारे जो भी विचार हैं उनकी इस ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू है, हमें कंसिडर किया जाता है, हमारे विचारों को कंसिडर किया जाता है, हमारे थॉट प्रोसेस के बारे में पूछा जाता है, मतलब हमारी इन शॉर्ट वैल्यू है इस ऑर्गेनाइजेशन में। अगेन यहाँ से भी उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। तो विदिशा को ये तीनों ऑप्शन दिए जा सकते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और वो थोड़ा सा और सोच पाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ये है इनाया के बारे में। Inaya is an enterprising businesswoman who has been running a poultry farm for the past 10 years. She has saved rupees 4 lakh from her business. She shared with her family her desire to utilize this money to expand her business. Her family members gave her different suggestions like buying new machinery to replace the existing one, acquiring altogether new equipment with latest technology, opening a new branch of the poultry farm in another city, and so on. Since these decisions are crucial for her business, involve a huge amount of money, and are irreversible except a huge cost, Inaya wants to analyze all the aspects of the decision before taking any final decision. Identify and explain the financial decision to be taken by Inaya. Also explain briefly any 2 factors that affect this decision. ये बोलते हैं एक लड़की है इनाया जो कि पोल्ट्री फार्म चला रही है 10 सालों से, पिछले 10 सालों से। उसने 4 लाख रुपए सेव किए हैं और अब ये वो 4 लाख रुपए यूटिलाइज करना चाहती है अपने ही बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, ऐसा इसने अपनी फैमिली को बताया है। मतलब 4 लाख सेव किए तो इसने अपनी फैमिली को बताया कि मैं 4 लाख को दोबारा से बिजनेस में यूटिलाइज करना चाहती हूँ। तो फैमिली मेम्बर्स ने अलग अलग सजेशन दिए, जैसे किसी ने बोला कि न्यू मशीनरी खरीद लो, किसी ने बोला ऑल टुगेदर एक नया इक्विपमेंट खरीद लो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला, किसी ने बोला नई ब्रांच बना लो दूसरी सिटी में, क्योंकि इसको पता है कि सारे जो डिसीजंस इसके घर वाले बता रहे हैं, जो सजेशंस घर वाले दे रहे हैं, ये सारे बहुत क्रूशल नेचर के हैं, बहुत हैवी नेचर के हैं, मतलब इनमें बहुत ह्यूज अमाउंट लगेगा एंड एट द सेम टाइम अगर हमें इन्हें रिवर्स करना हो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, और अगर पॉसिबल भी है तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। मतलब यूँ नहीं है इसने सोच लिया कि दूसरी सिटी में हम फार्म खोल लेते हैं, वहाँ पर खोल लिया और उसके बाद उसको रिवर्स करें कि नहीं ये वाला सजेशन अच्छा नहीं लग रहा है दूसरे वाला करते, नहीं, बहुत खर्चा हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये बहुत आराम से एनालाइज करके हर एस्पेक्ट को डिसीजन लेना चाहती है और अपनी फाइनल डिसीजन उसी के बेसिस पे वो करेगी। अब जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं वो ये है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फाइनेंशियल डिसीजन टू बी टेकन बाय इनाया। इनाया कौन से वाला फाइनेंशियल डिसीजन ले रही है या लेगी, आइडेंटिफाई करना है आपको और उसको एक्सप्लेन भी करना है। और सेकेंड है कि 2 फैक्टर्स जो कि उस डिसीजन को, जो भी आपका फर्स्ट का आंसर आया है उसको अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में बताना है। नाउ देयर इज इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है हरी लिमिटेड के बारे में, ये भी पढ़ लेते हैं क्या बोलते हैं।
It says Hari Limited is engaged in the business of export of garments. In the past, the performance of the company had been up to the expectations. In line with the latest technology, the company decided to upgrade its machinery. For this, the finance manager, Anushri, estimated the amount of funds required and the timings. This will help the company in linking the investment and the financing decision on a continuous basis. Anushri therefore began with the preparation of sales forecast for the next 4 years. She also collected the relevant data about the profit estimates in the coming years. By doing this, she wanted to be sure about the availability of the funds from the internal sources of the business. For the remaining funds, she is trying to find out alternative sources from outside. Identify the financial concept discussed in the above paragraph. Also state the objectives to be achieved by the use of financial concepts so identified. सो हरी लिमिटेड एक बिजनेस है, हरी लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स के बिजनेस में लगी हुई है. इन द पास्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी हैड बीन अप टू द एक्सपेक्टेशंस. पास्ट में देखा गया है कि ये कंपनी के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही परफॉर्मेंस चल रही है, मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस चल रही है. इन लाइन विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द कंपनी डिसाइडेड टू अपग्रेड इट्स मशीनरी. क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अपग्रेड हो चुकी है, तो ये पर्टिकुलर कंपनी चाह रही है कि ये अपनी मशीनरी को अपग्रेड करे. For this, the finance manager Anushri estimated the amount of funds required and the timing. तो इसके लिए जो फाइनेंस मैनेजर थी इस पर्टिकुलर हरी लिमिटेड कंपनी की, जिसका नाम अनुश्री है, उसने पता लगाया कि कितने फंड्स रिक्वायर्ड होंगे और टाइमिंग, मतलब कब चाहिए रहेंगे ये फंड्स. कि मतलब यूँ भी होता है ना कि हमें नई टेक्नोलॉजी कब खरीदनी है, एग्जैक्टली पता होना चाहिए. ये तो यानी अगले साल खरीदनी और आज से हम पैसा जुगाड़ने लग गए और उस पता चला कि हमारे पास पैसा ऐसे ही आइडली पड़ा रहा 1 साल तक, कोई मतलब ही नहीं बना उसका. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो टाइमिंग और फंड्स कितने रिक्वायर्ड होंगे ये इसने एस्टिमेट किया. दिस विल हेल्प द कंपनी इन लिंकिंग द इन्वेस्टमेंट एंड द फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस. इससे क्या होगा, कंपनी लिंक कर पाएगी अपने इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजंस कंटिन्यूस बेसिस पे. अनुश्री देयरफॉर बिगेन विद द प्रेपरेशन ऑफ सेल्स फोरकास्ट. अनुश्री ने शुरुआत की सेल्स फोरकास्ट से फॉर द नेक्स्ट 4 years, अगले 4 सालों की. मतलब इसने क्या पता लगाया कि अगले 4 सालों में हमारे सेल्स फोरकास्ट कैसे रहेंगे. ठीक है. She also collected the relevant data about the profit estimates in the coming years. इसने और डेटा कलेक्ट किया कि प्रॉफिट एस्टिमेट्स क्या रहेंगे नेक्स्ट ईयर्स में. बाय डूइंग दिस शी वांटेड टू बी श्योर अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज. इससे उसे पता लग जाएगा कि अंदर से कितने पैसे मिलने वाले हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से इंटरनल सोर्सेज से हम कितना पैसा अरेंज कर सकते हैं वो पता चल जाएगा. तो उससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए इनकी टोटल रिक्वायरमेंट 10 रुपये की है और 4 रुपये ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही जनरेट कर पा रहे हैं, तो इनको पता चल जाएगा कि 6 रुपये इन्हें बाहर से अरेंज करने हैं. तो वही चीज़ वो करने की कोशिश कर रही है. फॉर द रिमेनिंग फंड्स शी इज ट्राइंग टू फाइंड आउट ऑल्टरनेटिव सोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड. और बाकी फंड्स के लिए ऑल्टरनेटिव सोर्सेज देख रही है आउटसाइड से. आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट डिस्कस इन द अबव पैराग्राफ. आपको फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट बतानी है जो कि अबव पैराग्राफ में डिस्कस की गई है. ऑल्सो स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड बाय द यूज ऑफ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट. आपको साथ ही साथ वो ऑब्जेक्टिव भी स्टेट करने हैं जो कि फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके टू बी अचीव, मतलब फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके जो जो ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव करना चाहते हो वो भी आपको स्टेट करना है. ठीक है. तो 2 क्वेश्चन हो गए. एक हो गया हमारा इनाया वाला, दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा हरी वाला. चलिए अब इनका आंसर देख लेते हैं. ओके देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन. हुआ क्या कि जो हमारी लड़की थी, कौन थी वो, इनाया. इनाया को बेसिकली अब सोचना था कि जो पैसे उसने कमाए हैं उसको वो कहाँ इन्वेस्ट करे. क्या उससे वो नई मशीनरी खरीदे, क्या वो हाईटेक मशीनरी खरीदे, नए इक्विपमेंट्स खरीदे, या फिर वो उसे फॉर से एक नया पोल्ट्री फार्म खरीदे. ठीक है. तो अब उसने ये जो डिसीजन लेना है, कौन से वाला डिसीजन कहलाया जाएगा. जब भी हम बल्क वाला कुछ सोचते हैं, मतलब हम कोई नई मशीनरी को खरीदने के बारे में सोचते हैं, कोई नई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, तो वो फाइनेंशियल उस डिसीजन में से कौन सा डिसीजन होता है, वो होता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जिसमें बहुत ज़्यादा हेवी नेचर का पैसा लगता है. So they are saying investment or capital budgeting decision involves deciding about how the funds are invested in different assets so that they are able to earn the highest possible return for their investors. इसमें आपको बेसिकली ये देखना होता है कि out of all the investments options available for you, आपको उनमें से बेस्ट वन चुननी है जिसमें आपको मैक्सिमम रिटर्न्स गेन करने का मौका मिले. ठीक है. सो वही चीज़ है.
फैक्टर्स दैट अफेक्ट कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है, मतलब किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाएगा। कैश फ्लो पोजीशन क्या है प्रोजेक्ट की, मतलब आपको कितना कैश खर्चा करना पड़ेगा, क्या उतना कैश आपके पास अवेलेबल है नहीं है, कैसा रहेगा। रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट, रिटर्न कितना आपको मिलने वाला है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट का कुछ खर्चा होगा, राइट। तो आप ऑब्वियसली चाहते हैं कि जो रिटर्न आपको उससे मिल रहा है वो उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज़्यादा ही हो, राइट। कोई भी इंसान जब अपने पैसे लगाता है किसी भी इन्वेस्टमेंट में, किसी भी चीज़ में, तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि मुझे उससे ज़्यादा पैसे कमाने को मौका मिले, राइट। तो बस वही चीज़ आप यहाँ पे कोशिश करेंगे कि मिले आपको। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे मैंने ना बहुत ही प्रिसाइज वे में रखा है, क्योंकि मेरा मेन मोटिव यहाँ था आपको सिर्फ आंसर बताना, एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं था। तो एक्सप्लेनेशन जो होगी वो आप अपने आप खुद देखेंगे, वो प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने कैप्चर की हुई है, तो वो वहाँ से देख लीजिएगा अगर आपको किसी पे भी कोई भी डाउट है। तो यहाँ मैं सिर्फ आपको टू द पॉइंट आंसर बताऊँगी कि ये इसका आंसर होगा, ये इसका क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्योंकि पेपर पास है तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा हरी वाला, जिसमें अनुश्री कर रही थी सारी चीज़ें कि भैया कितना पैसा लगने वाला है, का किस टाइम पे चाहिए होगा। तो वो था हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग वाला चीज़। तो फाइनेंशियल प्लानिंग रेफर्स टू प्लानिंग रिगार्डिंग फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द एंटरप्राइज, वेरियस सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड्स एंड देयर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। फाइनेंशियल प्लानिंग में बेसिकली हम देखते हैं कि कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन को, एंड एट द सेम टाइम कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल है जहाँ से हम फाइनेंस इशू कर सकते हैं, एंड इसके साथ साथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उसका कैसे करें, मतलब हम अच्छे से निचोड़ के पैसे को अच्छे से उसका बेनिफिट कैसे ले पाएँ। ऑब्जेक्टिव्स है फाइनेंशियल प्लानिंग के, फर्स्ट है टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फंड्स एट द राइट टाइम। सही समय पे आपके पास सही अमाउंट अवेलेबल होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए मेरे को कल 10,000 रुपये चाहिए, तो 10,000 रुपये मेरे पास कल होने चाहिए। ये ना हो कि मेरे पास एक हफ्ते बाद 10,000 रुपये आ रहे हैं, या फिर मेरे पास एक हफ्ते पहले 10,000 रुपये थे आज नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस टाइम आपको जितने पैसे की आवश्यकता है उतने पैसे तुम्हारे पास पड़े होने चाहिए। और ऐसा नहीं है आइडली पड़े होने चाहिए कि ऐसे पड़े हुए थे, सालों से इस्तेमाल नहीं हो रहे थे, बोरियां भरी पड़ी थी, जैसे पॉलिटिशियंस के घर पे होता है यूजुअली, वैसा नहीं होना चाहिए। जिस टाइम पे ज़रूरत है उस टाइम पे अवेलेबल हो, आगे पीछे फालतू ना पड़े रहे, ठीक है, क्योंकि वो भी एक काइंड ऑफ बर्डन ही होता है। This includes a proper estimation of funds required for different purposes, such as for the purchase of long-term assets or to meet day-to-day expenses of the business. Apart from this, it is essential to estimate the time at which the funds are to be made available. Based on these facts, funds could be raised from short-term and long-term sources. आपकी requirement के according आप short-term या फिर long-term funds sources से funds available करा सकते हैं। अगर आपको छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए चाहिए तो शॉर्ट टर्म फंड्स की सोर्सेज की तरफ चले जाओ, लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए तो लॉन्ग टाइम के लिए वहाँ पे चले जाओ। To see that the firm does not raise resources unnecessarily. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पैसे की ज़रूरत भी नहीं है बट आप फंड्स रेस करे जा रहे हो। मतलब मान लीजिए कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है यार जब मेरे को ज़रूरत होगी तो मेरे पास उतने फंड्स पड़े होने चाहिए, तो पहले से वो जुगाड़ करना शुरू कर देते हैं कि हाँ ले लो रख लो। अब भाई तुम्हें उस टाइम पे तो ज़रूरत है नहीं, तुम मान के बैठे हो तुम्हें शायद उस टाइम पे ज़रूरत पड़े, शायद यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, तुमने उसको लेके कोई वो भी नहीं की है, रिसर्च भी नहीं की है, बट तुम रखे हुए हो अपने पास, पैसे रखे हो, उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, पैसे पड़े हुए खाली जिनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, जिस पर आप कुछ रिटर्न नहीं कमा रहे, ये आपके लिए एक बर्डन है, आप ऐसे मानिए, ये एक गलत चीज़ है आपके लिए। वो भी नहीं होना चाहिए कि गलत टाइम पे बिना मतलब कि अननेसेसरली जब आपको ज़रूरत नहीं है तब आप फंड्स रेज कर रहे हो। एक्सेस फंडिंग इज़ ऑलमोस्ट एज बैड एज इनएडिक्वेट फंडिंग। ज़्यादा फंडिंग हमेशा बुरी होती है, जैसे इनएडिक्वेट फंडिंग बुरी होती है ना, वैसे ही एक्सेस फंडिंग भी बुरी होती है। तुम्हें 10 रुपये चाहिए थे, तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, एक्सेस है, बुरी बात है। तुम्हें 10 रुपये चाहिए, तुम्हारे पास 1 रुपया है, बुरी बात है, इनएडिक्वेट फंडिंग है। सो द फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट सी to this that the company does not raise more capital than the requirement of the business. In case there is surplus cash or liquidity, the excess fund should be utilized judicially. अगर आपको लगता है कभी surplus cash या liquidity ज़्यादा हो गई है, फंड ज़्यादा हो गए हैं, तो उसे judicially इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ठीक है। So this is the answer of second या इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन। अच्छा मैंने ना आपको आई गेस वो नहीं दिया, बहुत देर से स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं दिया। 10th क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो पहले। इंटरनल चॉइस है, ऊपर डायरेक्टिंग वाला क्वेश्चन है, ये विदिशा वाला क्वेश्चन है, ये डायरेक्टिंग वाले का आंसर है।
अगेन इसमें भी मैंने एक्सप्लेनेशन स्किप करी थी, मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाया था। रीजन बिंग ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है और ऊपर से हमने ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। ये देखिए, ये है 11th क्वेश्चन इनाया वाला, और इसके इंटरनल चॉइस में एक क्वेश्चन था हरी वाला, ठीक है। और इसका आंसर, इनाया वाले का आंसर ये है। अगेन यहाँ पे भी फैक्टर्स को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो वो आपको करना पड़ेगा अपने एंड पे। और हरी वाले आंसर का ये है, अनुश्री वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर साथ में ही लिखा हुआ है, बट इट्स ओके, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन बोलता है अ फाइनेंशियल मार्केट इज फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ इट्स फीचर्स। फाइनेंशियल मार्केट जो होता है वो बेसिकली फाइनेंशियल असेट्स को क्रिएट करने का और उसे एक्सचेंज करने का एक जरिया होता है, एक तरीका होता है। आपको फाइनेंशियल मार्केट के कोई भी 3 फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है। यहाँ वैसे एक्सप्लेन तो नहीं किया गया लेकिन मेंशन जरूर किया गया है। फर्स्ट है प्राइस डिटर्मिनेशन। देखिए, किसी भी चीज़ पर से, ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इसका प्राइस फिक्स करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि गवर्नमेंट बोले कि भैया इसका प्राइस मैक्सिमम इतने पे आप सेट कर सकते हो, तो गवर्नमेंट ने आपको क्या कर दिया, आदेश दे दिया, तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका होता है इस पर्टिकुलर चीज़ को मार्केट में लेके आओ, मार्केट में देखो कि भैया इसकी डिमांड कितनी है, इसकी सप्लाई कितनी है, और उसके बेसिस पे आप फिक्स करो कि इसका प्राइस क्या होना चाहिए। फर्स्ट से मैं इसको मार्केट में लेके आई, मुझे पता चला अरे इसकी तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगी, इसका प्राइस ज़्यादा रखूँगी। मैं देख रही हूँ इसकी डिमांड कम है लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो जैसे डिमांड और सप्लाई होगी उसके अकॉर्डिंग किसी भी एसेट की प्राइस, मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की प्राइस फिक्स हो जाएगी। नाउ क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट भी एक मार्केट है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आती है, यहाँ पे किसकी डिमांड और सप्लाई आती है, यहाँ डिमांड सप्लाई आती है फाइनेंशियल असेट्स की, इंस्ट्रूमेंट्स की, असेट्स की। तो आपको उनकी डिमांड और सप्लाई से पता चल जाता है कि उनका प्राइस क्या होना चाहिए। किसी भी शेयर का प्राइस क्या होगा उसकी डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्राइस डिटर्मिनेशन क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। फंड्स मोबिलाइजेशन, भैया देखो ये थे कुछ लोग जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा था, और ये थे कुछ लोग जिनको पैसे की आवश्यकता थी ताकि वो उस पैसे को प्रोडक्टिव इस्तेमाल में ला सके। अब ये कुछ नहीं कर रहे थे अपने पैसे से, इन्होंने क्या किया, बस फाइनेंशियल मार्केट की मदद लेके वो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया इनको, जिन्होंने आगे उसे प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्या समझे भाई, इन्होंने फाइनेंशियल असेट्स को मतलब फाइनेंशियल असेट्स को खरीद के फाइनेंशियल मार्केट से पैसा दे दिया उन लोगों को जिनको पैसे की आवश्यकता थी। तो मनी मूव कर रहा है उन लोगों से जिन्हें पैसे की आवश्यकता एज सच अभी नहीं है और जिनके पास पैसा आइडली पड़ा हुआ है, टू पीपल जिनको पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो पैसा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है थ्रू व्हाट, फाइनेंशियल मार्केट, विच इज़ अगेन अ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। थर्ड है लिक्विडिटी। भाई देखो, मुझे एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल असेट को कैश में कन्वर्ट करना है। लिक्विडिटी क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट को कैश में कितनी इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट्स देयर लिक्विडिटी, राइट। तो फाइनेंशियल असेट को मुझे कैश में कन्वर्ट करना है। अब मुझे कन्वर्ट करना है तो अगर कोई मार्केट अगर मुझे मिल जाए ऐसा जहाँ पे मैं उसे बेच सकती हूँ, तो कैश में कन्वर्ट करना कितना ईजी हो जाएगा। अगर मार्केट नहीं होगा तो मुझे दर दर भटकना पड़ेगा और मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ बेचूँ इसे, और कितना मुश्किल रहेगा लिक्विडिटी। लेकिन क्योंकि मुझे एक मार्केट मिल गया जहाँ पे इजीली मैं उसे बेच सकती हूँ, तो मेरे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो दैट इज़ द थर्ड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, क्या समझे, 3 फंक्शन हो गए, प्राइस डिटर्मिनेशन, फंड्स मोबिलाइजेशन, लिक्विडिटी। अब ये तीनों को आपको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है पेपर में। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें इंटरनल चॉइस है, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, काउंसलिंग, motivating and leading people in the organization to achieve objectives. Also explain the features of this function of management. आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई दिख रही हैं जो कि exactly आपके बुक के किसी चैप्टर से पिक की गई हैं, और आई होप अब तक आप पहचान चुके होंगे किसके बारे में बात करें। तो बेसिकली आपको उसी एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट के फंक्शन को याद करना है और उसके कुछ फीचर्स यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है,
सेकेंड जो पूछा गया इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन ये बोल रहा है AS Environs Limited is dealing in environment consultancy. To get the business, the team leader and his team used to travel to different states to give presentation to their clients. As per the policy of the company, the team leader used to travel by air, whereas his team traveled by road or train. It was not only time consuming but also at times forced the female team members to travel alone. As a result, the subordinates were not acting in desired manner to achieve organizational goals. The CEO of the company came to know about it. He called the team leader, discussed the matter with him, and decided to change the travel policy of the company. It was decided that in future all the members including the leader would travel together and utilize the traveling time in discussion about the presentation to be given to the clients. This made a positive impact and every member of the team started acting in a manner as desired by the team leader. State the features of the element of the function of management used by the CEO. Okay, तो ये वाला केस ऑलरेडी एक बार हम पढ़ चुके हैं. इस केस में क्या है कि भैया एक कंपनी थी जिसको अक्सर इधर उधर घूम के प्रेजेंटेशन देनी पड़ती थी. तो उसमें होता ये था कि जो टीम लीडर था ना वो तो जाता था फ्लाइट से मज़े में आराम से, लेकिन जो बाकी लोग थे ना वो सारे के सारे जाते थे ट्रेन से. और कई बार ऐसा हो जाता था कि ऑब्वियसली यार जब आपका बॉस जा रहा हो फ्लाइट से और आपको ट्रेन से ट्रैवल करना पड़े, कहीं ना कहीं बुरा तो लगता ही है ना. तो लोगों को बड़ा बुरा लगता था. एंड एट द सेम टाइम क्योंकि वो अलग अलग ट्रैवल करते थे तो प्रेजेंटेशन का उतना ज़्यादा अपना आप दे भी नहीं पाते थे आउटपुट. कई लोगों को जैसे मान लीजिए अगर एक जो मेन मेंबर है वो फ्लाइट से जा रहा है, उसके साथ बस एक फीमेल स्टाफ को जाना होता था तो उसको ट्रेन से जाना पड़ता था अकेले, तो वो भी एक दिक्कत जा रही थी. तो ये सारी चीज़ें ना कहीं उनका परफॉर्मेंस ख़राब कर रही थी, सबऑर्डिनेट्स का परफॉर्मेंस ख़राब कर रही थी. अब हुआ ये कि CEO को पता लगा कि ऐसा ऐसा सब हो रहा है, तो उसने डिसाइड किया कि नहीं अब जो भी जाएंगे सब साथ में जाएंगे. अगर फ्लाइट से जा रहे हो तो सब फ्लाइट से जाएंगे, अगर ट्रेन से जाएंगे तो सब ट्रेन से जाएंगे. और जो ये साथ वाला समय है ना उसे तुम इस्तेमाल करोगे प्रेजेंटेशन को और खूबसूरत बनाने के लिए और बेहतरीन बनाने के लिए. और जैसा उन्होंने सोचा था CEO ने बिल्कुल वैसा ही हुआ. सबकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगी, सबको समझ में आने लग गया कि अब यहाँ पे सबको इक्वालिटी मिलती है, सब थोड़े से अंदर से होने लग गए तैयार उन सब चीज़ों के लिए. तो वो फ़ायदा हो गया, ठीक है, जो हम चाह रहे थे. सो ये है केस बेस्ड क्वेश्चन. फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं उसका आंसर दिखाती हूँ. फर्स्ट आप याद रखिए, फर्स्ट इन्होंने पूछा है हमसे गाइडेंस, मोटिवेशन और ये सब किस में दिया जाता है, मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन में, और उसके फीचर्स लिखने हैं कुछ. चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डायरेक्टिंग. अगर आपने लाइन पढ़ी होगी, डायरेक्टिंग के हर एक एस्पेक्ट को वो भर भर के लिख रहे थे. लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, मॉनिटरिंग, ये वो सब क्या था, डायरेक्टिंग के बारे में बात कर रहे थे. डायरेक्टिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं याद है आपको? इतने सारे फीचर्स पढ़े थे हमने. डायरेक्टिंग हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. मतलब अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है तो हमें डायरेक्टिंग की मदद लेनी पड़ती है. डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. डायरेक्टिंग यूजुअली जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट होता है उसकी स्टार्टिंग सेट करती है आउट ऑफ ऑल द फंक्शंस. मैनेजमेंट की बाकी फंक्शंस जो इससे पहले आते हैं वो सारे के सारे प्लानिंग करते हैं, मतलब काम शुरू होने से पहले वाली प्रेपरेशन में लगे होते हैं, वेयर एज काम एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर उसमें होता है, ठीक है. उसके बाद प्लानिंग स्टेबिलिटी लाती है ऑर्गेनाइजेशन में. प्लानिंग लोगों को मोटिवेट करती है, प्लानिंग चेंज रेसिस्टेंस को हटाती है. ये सारे फीचर्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि ये सारे फीचर्स मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता के आई हूँ, तो मैंने यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं कराए हैं, बट बात सेम ही है यहाँ पे, ठीक है. और सेकंड जो है वो है मोटिवेशन. जो ये केस हुआ था जिसमें लोगों को अलग अलग ट्रैवल कराया जा रहा था वो है मोटिवेशन. ये बोलते हैं मोटिवेशन इज द एलिमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यूज्ड इन द अबव केस. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग का एलिमेंट क्या है? मोटिवेशन. तो यहाँ लिखा हुआ है मोटिवेशन इज द एलिमेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट यूज्ड इन द अबव केस. अ वेरिएशन इन ट्रैवल पॉलिसीज चेंजेस द पर्सपेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉयज टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिजल्टेड इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम बाय द एम्प्लॉयज. All the employees started feeling equal and they increased their belongingness towards, and this increased their belongingness to the organization. सबको फील होने लग गया कि यार हमारे लिए सोचा जा रहा है, तो सबको ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ी बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आने लगी कि हाँ हम बिलोंग करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से, इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा भी कुछ वर्थ है.
द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के फीचर्स जो पूछे गए थे, फर्स्ट है मोटिवेशन इज इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन अंदर से आता है। अगर आपको किसी को मोटिवेट करना है तो उसको अंदर से ऐसे जागरूक करना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। दे से द अर्ज, ड्राइव्स, डिजायर्स, एस्पिरेशंस, स्ट्राइविंग और नीड्स ऑफ ह्यूमन being which are internal influence human behavior. For example, people may have the urge to possess a motorbike, comfortable house, reputation in the market or in the society. These urges are internal to an individual. ये सारी urges क्या हैं? इंडिविजुअल के इंटरनल से आती हैं, बाहर से नहीं आती हैं। तो ये इंटरनल फीलिंग है। सेकेंड है मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ऑब्वियसली मोटिवेशन से आप किसी को भी मोटिवेट करोगे तो वो अच्छा काम करेगा तो उससे अल्टीमेटली गोल ही तो अचीव होगा। तो दे से फॉर एग्जांपल द प्रमोशन इन द जॉब मे बी गिवन टू एम्प्लॉयज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग हिज परफॉर्मेंस। अगर किसी एम्प्लॉय को अगर हम प्रमोशन देते हैं तो वो अपना काम और बेहतरीन तरीके से करना शुरू कर देगा, और जब वो अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से करना शुरू कर देगा तो उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। इफ द एम्प्लॉय इज इंटरेस्टेड इन प्रमोशन इट विल हेल्प to produce behavior to improve performance. थर्ड है मोटिवेशन कैन ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कुछ लोगों पे पॉजिटिव मोटिवेशन वर्क करती है, कुछ पे नेगेटिव मोटिवेशन वर्क करती है। अगर आप किसी को नेगेटिव बोलो कि तेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, तू तो रहने दे, तेरे बस की नहीं है, तो वो दिल पे ले लेता है। ऐसे कैसे बोल दिया इसने मुझे, मतलब मुझसे कैसे नहीं हो पाएगा, आउट ऑफ एवरीबडी मुझसे ही हो पाएगा, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। तो ये होती है नेगेटिव मोटिवेशन कि तुमने उसको कुछ नेगेटिव बोला, उसने दिल पे ले लिया और उसका जवाब उसने अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करके दिया। लेकिन कुछ लोगों पे पॉजिटिव मोटिवेशन काम करते हैं, जैसे कि तुम अच्छा कर रहे हो लेकिन तुम और अच्छा कर सकते हो, तो वो सोचेगा हाँ यार मैम ने मुझे बोला है मैं और अच्छा कर सकता हूँ तो लेट्स डू इट, लाइक मैम को सही प्रूव करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो ये पॉजिटिव मोटिवेशन है। तो नेगेटिव मोटिवेशन कुछ लोगों पे वर्क करते हैं, कुछ पे पॉजिटिव मोटिवेशन वर्क करते हैं। आपको बस पहले ये देखना होता है किस पे कौन से वाली वर्क करने वाली है, क्योंकि और यही सबसे मुश्किल पार्ट होता है, मतलब ये समझना कि आपके लिए पॉजिटिव मोटिवेशन काम करती है या नेगेटिव मोटिवेशन काम करती है। मुझे ऐसा लगता था मेरे ऊपर ना नेगेटिव मोटिवेशन काम करती है, जो कि शायद मुझे अभी भी लगता है कि मुझे कोई ना करके बोले कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो मैं ज़्यादा दिल पे ले लेती हूँ। बट कई बार क्या होता है, चीज़ें अलग वे में भी बैठ जाती है और हम थोड़े, मतलब अगर हम बहुत ही ज़्यादा डल हुए पड़े हैं तो वो नेगेटिव मोटिवेशन से हम और डल हो जाते हैं कि यार सही तो बोल रहा है, अपन से तो हो ही नहीं पाएगा, हमारे तो बस की नहीं है, तो हम और ज़्यादा डाउन चले जाते हैं। तो आपको हमेशा समझना पड़ता है किसके ऊपर क्या वर्क करेगा और कौन से वाली सिचुएशन पे किसके ऊपर क्या वर्क करेगा। कई लोगों पे नॉर्मली नेगेटिव मोटिवेशन काम करती है लेकिन एक दो सिनेरियो में नहीं करती, जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो आपको थोड़ा सा हर एक चीज़ देख के उनको मोटिवेट करना पड़ता है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अगेन जो मैंने ऊपर समझाया कि पॉजिटिव नेगेटिव तुम्हें देखना पड़ेगा, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। ऐसे थोड़ी ना कि मेरा मन किया इसको पॉजिटिवली करते हैं इसको नेगेटिवली करते हैं, ऐसे नहीं होता। आपको समझना पड़ता है पूरे एनवायरनमेंट को, उसके अकॉर्डिंग करो, वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी देखो। तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाती है वो चीज़, ठीक है। ये रीड कर दूं मैं आप लोगों के लिए। इट सेज पॉजिटिव मोटिवेशन प्रोवाइड्स पॉजिटिव रिवॉर्ड्स जस्ट लाइक इंक्रीज इन पे, प्रमोशन, रिकग्निशन। नेगेटिव मोटिवेशन यूजेस नेगेटिव मीन्स लाइक punishment, stopping increments, threatening, etc., which may also induce a person to act in the desired way. Motivation is a complex process. The individuals are heterogeneous in their expectations, perceptions and reactions. Any type of motivation may not have a uniform effect on all the members. हर एक के ऊपर सेम मोटिवेशन वे काम करे ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो ये हो गए हमारा मोटिवेशन वाला पार्ट। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन का ले लिया था ना, अब आंसर का ले लो, इसका भी। और अब हम चलते हैं इस पर्टिकुलर सैम्पल पेपर के लास्ट क्वेश्चन पे। एक्चुअली दिस इज नॉट द 16th क्वेश्चन, दिस इज 14th क्वेश्चन, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। 14th क्वेश्चन है, ये बोलता है हाउ आर कंज्यूमर ग्रीवियंसेस रिड्रेस्ड बाय द 3 टायर मशीनरी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, एक्सप्लेन। देखिए कुछ नहीं है इसमें, जैसे कि हमेशा हम ड्रॉ करते हैं हमारी 3 टायर मशीनरी, ऊपर आता है हमारा नेशनल कमीशन, नीचे आता है स्टेट वाला, फिर आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट फर्म। जिस नेचर का केस होता है, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इन्होंने बोला है कि 3 टायर मशीनरी हम तुम्हें दे रहे हैं, अगर तुम्हारा केस छोटे मोटे नेचर का है तो तुम उसे यहाँ लेके आओ, अगर तुम्हारा केस थोड़े बड़े नेचर का है तो तुम उसे यहाँ लेके आओ, और तुम्हारा केस अगर बहुत बड़े नेचर का है तो तुम उसे यहाँ लेके आओ।
अगर तुम यहाँ वाले फैसले से खुश नहीं हुए तो तुम अपील लेके यहाँ जा सकते हो। अगर तुम यहाँ वाले फैसले से खुश नहीं हुए तो तुम अपील लेके यहाँ जा सकते हो, और अगर तुम यहाँ वाले फैसले से खुश नहीं हुए तो तुम अपील लेके सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। तो ये अलग अलग नेचर के केसेस देखते हैं इंटेंसिटी के बेसिस पे, मतलब कोई केस कितना इंटेंस है उसके बेसिस पे दे सी कि उसे हमें एंटरटेन करना है या ऊपर वाली बॉडी को करना है या ऊपर वाली बॉडी को करना है। और एक बार जब इनके पास केस आता है तो ये क्या करते हैं, ये अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी लैब टेस्टिंग करानी है तो लैब टेस्टिंग कराएंगे, बट बिफोर दैट ये सामने वाली पार्टी को बताएंगे कि बेटा तुम्हारे अगेंस्ट केस लगा है, आ जाओ तुम भी तैयार हो तैयारी के साथ। तो पहले एक इंसान पर से मैं केस लगाने गई हूँ तो मैंने कोर्ट में केस लगाया है, कोर्ट पहले नोटिस भेजेगा उस ओपोनेंट पार्टी को जिसके अगेंस्ट मैंने केस लगाया है, उसके बाद कुछ लैब में टेस्टिंग वगैरह होनी है वो सब होगी, फिर हियरिंग होगी, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सुने जाएंगे, हमारे एविडेंसेस देखे जाएंगे, एंड उसके बाद कोर्ट फैसला लेगा। अगर उससे मैं खुश नहीं होती मैं अपील लेके कहाँ जाऊँगी, ऊपर वाली बॉडी के पास जाऊँगी। अगर मैं खुश हो गई, सामने वाला पार्टी खुश नहीं हुआ, वो अपील लेके कहाँ जा सकता है, ऊपर वाली पार्टी के, मतलब ऊपर वाले ऑर्गेनाइजेशन के पास, ऊपर वाली बॉडी के पास। तो इस तरीके से मदद करती है ये पूरा जो ये ग्रीवियंस सेल के लिए बना हुआ है 3 टायर मशीनरी, ठीक है। ये सारे हमारी प्रॉब्लम्स को ना सिर्फ सुनते हैं, उन्हें एड्रेस करते हैं, बल्कि हमें जस्टिस भी प्रोवाइड करते हैं, और ये स्पेसिफिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले केसेस ही लेते हैं। तो मतलब ये अलग से एक बॉडी बन गई है, ऐसे मानिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन को देखने के लिए, इंश्योर करने के लिए, कंज्यूमर्स की ग्रीवेंसेस को हैंडल करने के लिए एक इंडिविजुअल बॉडी बना दो, ताकि उनको और कहीं भटकना ना पड़े और उनके केसेस जल्दी से क्या हो जाएं, एड्रेस हो जाएं। तो इस प्रकार से ये पूरा चलता है, यही सब लिखना है आपको इस पर्टिकुलर आंसर में। देखिए क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो पहले आप यही डायग्राम ड्रॉ कर देना, थोड़ी बहुत चीज़ें लिख देना, उसके बाद डिटेलिंग करना कि इसके पास इतनी पावर्स हैं, इसके पास इतनी पावर्स हैं, खुश नहीं होते तो अपील लेके जाएंगे। सेम चीज़ आपको स्टेट वाले में रिपीट करनी है और सेम चीज़ आपको नेशनल कमीशन वाले में रिपीट करनी है, ठीक है। ये आंसर आप खुद से लिखेंगे, मैंने आपको बता दिया आंसर में लिखा क्या जाना चाहिए। एंड दैट्स इट, दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सैम्पल पेपर, जिसका आंसर आपको मिल चुका है। अगर आपको पूरे सैम्पल पेपर में कोई भी डाउट हो तो उसका आप मेंशन कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। एंड साथ ही साथ अगर आपको इसके नोट्स चाहिए या फिर पिछली वाली कोई प्लेलिस्ट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से। अब नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्या आने वाला है, नेक्स्ट आप लोगों के लिए आने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन और उनका पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो अगर आप मतलब अगर छोड़ो वो ज़रूर देखने हैं, क्यों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सेम क्वेश्चन सीबीएसई पूछ लेता है अगले एग्जाम में, या तो फिर 2 साल पुराना वाला क्वेश्चन पूछ लेगा या 1 साल पुराना वाला क्वेश्चन पूछ लेगा। तो प्रीवियस ईयर को अगर तुम सॉल्व करके जाओगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर तुम सॉल्व करके जाओगे तो उससे तुम्हें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रही हूँ। सो ये चीज़ ज़रूर करना, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।